हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर जो अभी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ DEC, जो 7, 8 एंड 10 ऑफ जून 2024 को आपके होने वाले हैं। इस रिवीजन की सीरीज़ के अंतर्गत हमने अलग अलग ब्लॉक्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो आपके DEC 1, DEC 2 और DEC 3 इनके पेपर्स की तैयारी की है ब्लॉक वाइज। ब्लॉक में जो अलग अलग यूनिट दिए वो सब भी ठीक है। तो मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DEC 1 के जो 7 ब्लॉक्स हैं उनकी, DEC 2 के जो 8 ब्लॉक्स हैं उनकी, और DEC 3 उसके जो 5 ब्लॉक्स हैं उनकी भी, ठीक है। और साथ ही साथ DEC 1 के ओल्ड सेशंस के पेपर उसकी भी प्लेलिस्ट है। DEC 2 और DEC 3 तीनों के ही पेपर्स की ओल्ड सेशंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाइए चेकआउट करिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस की अलग अलग टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्री प्राइमरी, TGT, PGT, PRT से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आएंगी उनकी प्रिपरेशन सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी ऑल ओवर द इंडिया से। तो हम इस चैनल पर अलग अलग तैयारियां करते हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज जो हम अपनी इस वीडियो में तैयारी करेंगे वो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे। DEC का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 का जो पेपर है, हम उसकी रिवीजन करेंगे जून 2022 का, और DEC 3 का जिसका नाम है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। तो हमने कुछ पेपर्स किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा। आज हम करेंगे तीसरा नंबर का पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न आपने देख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं 7 या 6, मैक्सिमम 7 आते हैं, एनी 5 आपको करने होते हैं। तो जो 5 आपको बहुत अच्छे से बनते हैं, स्ट्रेटजी प्लान करिएगा और पेपर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो पेपर्स को आप पॉज करके ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखते चलिए। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर हिंदी में इंग्लिश में मेरे पास पेपर है, पर हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। चलिए देखते हैं और देखेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनलिस्ट टू द एरिया ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आपको दो लोगों के नाम दिया है, मारिया मोंटेसरी एंड टैगोर। टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो हमने प्रीवियस पेपर्स में भी देखे थे कि किसी 4 के बारे में आपसे पूछा था, एजुकेशनलिस्ट के बारे में, तो वहाँ पर भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। आप यहाँ पे आपको दोनों के नाम ही दे दिए हैं, तो आपको बताना है कि इन्होंने एजुकेशन फील्ड में ECCE में क्या काम किया, या अर्ली चाइल्डहुड केयर और एंड एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या काम किया। तो मारिया मोंटेसरी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो देखिए, मैंने वीडियो से पढ़ाया है, वहाँ जाके देखिए। और फिर भी नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना है, क्योंकि ECCE में अगर मारिया मोंटेसरी का नाम ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है ECCE में अलग अलग चीज़ों में। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। तो मारिया मोंटेसरी वाज अ इटालियन फिजिशियन एंड एजुकेटर। ये एक एजुकेटर रही हैं। इन्होंने ECCE में बहुत सारा काम किया है। अपनी एक मेथड दी जिसको हम मारिया या मोंटेसरी मेथड कहते हैं, जिसमें चाइल्ड सेंटर रहा है और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराई गई है। इनकी एक्टिविटीज़ के ये आइडियाज़ इनके ये थे कि बच्चे तुरंत करके सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम जो एक्टिविटी करते हैं इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई किया उन्होंने। ये सारे इनके पॉइंट्स थे और ये काम उन्होंने ECCE में किया। और डिटेल में आप लिखना चाहते हैं और भी आप पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ के लिख सकते हैं। बाकी यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप कोशिश करिएगा ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिखें। दूसरा है टैगोर जी के बारे में, जिनको हम बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि इंडिया लेवल पे ये एक पोएट रहे हैं, एक फिलोसोफर रहे हैं, एक एजुकेटर रहे हैं। इन्होंने शांति निकेतन में एजुकेशन फील्ड पे बहुत सारा काम किया, और इन्होंने स्पेशली कहा कि जो बच्चे होते हैं वो नेचर और एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। तो इनका मानना था कि आर्ट, म्यूज़िक और नेचर के थ्रू बच्चों को हम सिखा सकते हैं बहुत कुछ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं
जिनके हम ईसीसी के अंदर बात कर रहे हैं, वो इन्हीं तरीक़ों से सीखते हैं, आर्ट, म्यूज़िक, प्ले, इन्वायरमेंट से। तो इस पे टैगोर जी ने कहा कि ऐसा करने से नेचर, म्यूज़िक और जो इन्वायरमेंट है, इससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इनकी बहुत सारे चीज़ों में डेवलपमेंट होता है, जैसे कि क्रिएटिविटी सीखते हैं बच्चे, इंडिविजुअलाइजेशन सीखते हैं, ठीक है? और नेचर से कनेक्ट करके नेचुरल चीज़ों से भी बहुत कुछ सीख पाते हैं, ये उनका मानना था। क्वेश्चन नंबर बी, लिस्ट एनी टू रीजंस फॉर द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सर्विस। क्या ज़रूरत है, रीज़न बताइए, लिस्ट बना के बताइए रीज़न कि हम बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि ईसीसी की जो एज है बच्चों की वो है 0 से 6 ईयर, और इस एज में एक किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, वो सबसे तेज़ी से होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट सबसे तेज़ी से हो रहा है, तो बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। और जब कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का इस एज में होता है, तो जो चीज़ बच्चे सीखते हैं वो जीवन काल में हमेशा उनके दिमाग में स्थिरता बना लेता है, जो उनके आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऐसी सोशलाइजेशन एंड इमोशनल वेल बीइंग भी ये एक पॉइंट है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, सोशलाइज्ड हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो सोशलाइजेशन बच्चे बचपन से ही सीखने लगते हैं, और अपनी सोसाइटी से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, अलग अलग टास्क, वेल बीइंग, बहुत कुछ। तो ये भी बहुत ज़रूरी, इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कुछ रीज़न हैं कि हम इनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन हाउ एन इम्पेयरमेंट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ हैंडीकैप, है ना। हैंडीकैप जो बच्चे हैं, इम्पेयरमेंट्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, मतलब कि देख लीजिए, समझा देती हूँ मैं आपको। एन इम्पेयरमेंट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ हैंडीकैप थ्रू वेरियस मीन्स। किसी बच्चे के हैंडीकैप होने के पहले हम उसको कैसे बचा सकते हैं कि वो हैंडीकैप ना हो, क्या क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो कैसे, पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, आप भी आपके आंसर्स पॉइंट में ही लिखिएगा। क्यों? अगर आप पॉइंट से आंसर लिखते हैं तो आपकी मार्किंग अच्छे से होगी। पहला पॉइंट, अर्ली इंटरवेंशन, मतलब कि अगर आप आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पहले ही एड्रेसिंग पहले हो जाती है कि कोई बच्चा को क्या समस्या है, वो किस समस्या से घिरा हुआ है, तो हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। एसेसिबिलिटी, क्रिएटिंग एन एसेसिबली इन्वायरमेंट विथ अकोमोडेशन एंड एसेसिव डिवाइसेस कैन हेल्प इंडिविजुअल विथ इम्प्लीमेंट्स पार्टिसिपेट फुल्ली इन डेली एक्टिविटी। एसेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप बच्चों के साथ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, है ना, कि वो उनका फुल्ली डेवलपमेंट हो, उनको चीज़ें प्रोवाइड करिए, उनकी हेल्प करिए, इंडिविजुअल बच्चे की। तो इससे क्या होगा कि हम बच्चों को डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है, जहाँ हम बच्चों को साथ में सिखाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। सपोर्टिव सर्विसेज, आप एज अ पेरेंट्स, एज अ फिजिकल थेरेपी, एजुकेशनलिस्ट, डॉक्टर, ये सब मिल के क्या कर सकते हैं, इस जो कैपेबिलिटीज़ हैं बच्चों की, जो डिसेबिलिटीज़ जो बच्चों की, उससे बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, क्या होता है कि पब्लिक की अवेयरनेस, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, गवर्नमेंट ने भी किया है, और इससे भी, और पब्लिक के एक्सेप्टेंस से भी, कि हम स्वीकार लें कि हाँ बच्चे डिसेबल हैं, या इससे हम किस प्रकार से डील करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को ये समस्या है, और समस्या लगातार बढ़ते जाती है। एक्सेप्ट करिए, ये करना चाहिए, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम इससे कैसे उभरें। इस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड अलग अलग होती है, हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को ध्यान रखना है और केयर करना है, और इस चीज़ पर ध्यान देना है कि डिसेबिलिटीज़ को हम कैसे पहचानें, ठीक है। लिस्ट द इमोशंस पेरेंट एक्सपीरियंस ऑन कमिंग टू नो अबाउट देयर चाइल्ड डिसेबिलिटी। आपको एक लिस्ट बना के बतानी है कि बच्चे
किसी डिसेबल्ड बच्चे के पेरेंट्स की क्या इमोशनल कंडीशन होगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसका बच्चा क्या है, डिसेबल्ड है। डिस्क्राइब एनी वन इमोशन इन डिटेल। कोई एक इमोशंस को आपको डिटेल में बताना है। बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको बता दूं, देखिए ये है ना, जब पता चलता है ना किसी पेरेंट्स को कि उनका बच्चा डिसेबल है, तो इंक्लूडिंग शॉक, बहुत उनको झटका लगता है ना। डेनाइल, बहुत परेशान हो जाते हैं। गिल्ट, उनको खुद में गिल्ट फील होता है। सैडनेस, फेयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। दुख से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं। तो ये कंडीशन जनरली होती है। इसमें एक है ग्रिफ, मतलब दुख, भयंकर वाला दुख। ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो उन पेरेंट्स को होती है जिनके बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या किसी प्रकार के डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है ये बच्चे, क्योंकि इसमें पेरेंट्स खुद भी इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाते। वो दुख में इतने घिरे हुए रहते हैं कि इस समस्या का समाधान करना क्या है, कैसे हम निकल सकते हैं, इसके बारे में सोच ही नहीं पाते। उन्हें ये चिंता सताती है कि आज हम जिंदा हैं तो आज हम केयर कर पाएंगे बच्चों की, कल हमारे बाद हमारे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। और इसके कारण उनमें और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे लिखा हुआ है ग्रीफ, है ना, इंक्लूडिंग डिनाइल, एंगर, सैडनेस। ये सारी क्वालिटी नहीं बोलूँगी, कैरेक्टर्स पेरेंट्स के अंदर आने लगते हैं जो एक बच्चे के बाद में डेवलपमेंट के लिए या बच्चे की केयर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी पेरेंट्स को पता चलता है कि उसका बच्चा डिसेबल्ड है तो ऐसी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अ प्री स्कूल टीचर हैज़ अ 4-year-old चाइल्ड इन हर ग्रुप हु डिस्प्ले साइन ऑफ विड्रॉ बिहेवियर। एक बच्चा है जो अनुकूल बिहेव कर रहा है, 4 साल का बच्चा है। 4 साल के बच्चों के ग्रुप में एक बच्चा है जो अनुकूल बिहेव कर रहा है, ठीक है। व्हाट गाइडेंस विल यू गिव टू द टीचर टू सपोर्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ओवरकम विद दिस बिहेवियर। हम टीचर को क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि वो इस समस्या से बाहर निकले और कैसे इस समस्या का समाधान करें। तो एज अ प्री प्राइमरी टीचर हमारे क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए जो हम उनको बताएं, टीचर को बताएं कि वो कैसे इस टाइप के बच्चे, या एक बच्चा 4 साल के ग्रुप में ऐसा है तो हम कैसे ओवरकम यानी बाहर कैसे आएंगे। सबसे पहला कि ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन करिए बच्चों का। फर्स्ट, ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ट्रिगर्स और सिचुएशंस दैट लीड टू विड्रॉ बिहेवियर। हमको ये पता करना है क्लोजली आइडेंटिफाई करके कि क्या कारण है उसके ऐसे बिहेवियर का। कभी कभी बहुत सारे इन्वायरमेंटल जेनेटिकल फैक्टर हो सकते हैं। जब आपको कारण पता चलेगा उसके बाद ही हम उसका निदान कर सकते हैं। फिर क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट, ऐसे बच्चों के लिए सेफ इन्वायरमेंट रखिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, बिल्ड ट्रस्ट, उनसे ऐसी बातें करिए कि वो आप पे विश्वास करें, ऐसा संबंध स्थापित करिए ताकि जब भी उसको कोई समस्या हो तो आपसे या टीचर से आके बात करे। उस टीचर से आके बात करने से उसका एंगरनेस, उसके बिहेवियर में चेंज धीरे धीरे आने लगेगा। फिर एंकरेज कम्युनिकेशन, बात करने के लिए उसको एंकरेज करना सबसे बड़ा कारण है। अगर बच्चा बात करने लगेगा तो अपनी समस्या के बारे में वो अपने टीचर से ज़रूर कहेगा और समस्या का समाधान होने लगेगा। सोशल इंटरेक्शंस, उसको सामाजिक तरीके से लोगों से मिलने दीजिए, बात करने दीजिए, गेम्स में इंक्लूड करिए, कोऑपरेट करिए, शेयरिंग करना सिखाइए, खेलना सिखाइए। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है इसके ओवरकम का। स्मॉल ग्रुप सिटिंग, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना दीजिए जिसमें बच्चा खेले। तो खेलने के लिए क्या होता है, बच्चे इंटरेक्शन से पीयर ग्रुप के साथ भी बहुत कुछ सीख पाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करिए, उसको प्रोत्साहित करिए, उसको इनाम दीजिए। तो उससे क्या होते हैं, बच्चे ना बड़े खुश होते हैं, ठीक है। और कंसल्ट विद द स्पेशलिस्ट, हमें स्पेशलिस्ट से बात करना सबसे बड़ा कारण है। बात करना चाहिए कि इस समस्या बच्चे के साथ है तो हम और क्या क्या चीज़ें करें, और फिर उन स्पेशलिस्ट के कहे अनुसार हमको बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसकी एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें हर एक बच्चे का ध्यान रखते हुए एज अ प्री प्राइमरी टीचर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है उनके साथ। बी पोर्शन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन अ चाइल्ड, एक्सप्लेन। मेंटल रिटार्डेशन को आप कैसे पहचानेंगे किसी चाइल्ड, छोटे बच्चे में, है ना। तो कैसे पहचानेंगे, द मेजर साइंस आर, देखिए मेजर साइंस आपको दिए हुए हैं। डेवलपमेंट डिले, जब किसी बच्चे के विकास में डिले हो रहा है, उसका विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है। विकास धीरे धीरे हो रहा है का मतलब क्या, कि कुछ चीज़ें जो बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो,
सिटिंग, क्रोलिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग। अगर किसी बच्चे में ये सारी चीज़ें बहुत स्लो हो रही है, मतलब कि वो क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। हमेशा नहीं होता है बट हो सकता है, ठीक है। कॉग्निटिव को चैलेंजेस, संज्ञानात्मक चुनौतियों का अगर वो सामना कर रहा है तो हो सकता है। कम्युनिकेशनल डिफिकल्टीज, उसको संवाद में समस्या आ रही है तो। सोशल एंड अडॉप्टिव स्किल, वो सामाजिक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, लोगों के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, बातें करने में मुश्किल हो रही है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है उसको। एकेडमिक्स स्ट्रगल हो रहा है उसको, जैसे कि स्कूल में जो भी हम काम कर रहा है, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, इसमें उसको समस्या हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मेंटल रिटार्डेशन की समस्या का समाधान के साथ सफ़र कर रहा है, ठीक है। फिर बिहेवियर इशू, उसके बिहेव में अचानक आप एग्रेशन देखेंगे, अचानक खुश हो जाना, उत्तेजित हो जाना, ये। और स्लो लर्निंग, वो बहुत धीरे धीरे लर्न कर रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकता है। इस कंडीशन में हमको कंसल्ट करना है साइकोलॉजिस्ट से, ताकि उनके पेरेंट्स से, टीचर्स से, ताकि इस समस्या का समाधान हम कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 5 ways थ्रू विच पेरेंट कैन हेल्प देयर चाइल्ड विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ऐसा बच्चा जिसको सुनने से रिलेटेड समस्या है, उसके पेरेंट्स के लिए कोई 5 तरीके बताइए जो टू डेवलप स्पीच इन द फर्स्ट 3 year ऑफ हिज और हर लाइफ। एक किसी बच्चे की ज़िंदगी के पहले 3 सालों में वो बच्चा अगर सुनने में कोई समस्या है तो उसके पेरेंट्स किस प्रकार उसकी मदद कर सकते हैं। तो पहला कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर जल्दी पता चल जाता है कि किसी बच्चे को सुनने से रिलेटेड समस्या है तो हम उसकी समस्या का समाधान जल्दी ही कर पाएंगे। ऑडिटरी स्टिमुलेशन, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे साउंड की तरफ अपना रिएक्शन शो करते हैं। जब भी कुछ चीज़ गिरती है, बजती है, तो बच्चे मूवमेंट करते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, तो उसको सिखाइए, वैसा है ना, रेगुलर साउंड स्पीच से उसको लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराइए। फिर है कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, आप लगातार उससे बात करते रहिए उन सब चीज़ों के लिए जो उसको दैनिक जीवन में उपयोगी है, तो इसको जीवन में रोज़ रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो कम्युनिकेट करने लगेगा। फिर इंगेज इन इंटरेक्टिव प्ले, ऐसे प्ले जहाँ बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या खुद भी आप इंटरेक्ट होइए, ताकि ऐसे खेल खेल में बच्चे क्या करेंगे, गाना, बोलना, रीडिंग करना, तो ऐसे में टंग का मूवमेंट होगा और उससे बच्चा बोलना सीख जाएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर करते रहिए, रेगुलर एज अ पेरेंट रेगुलर मॉनिटर करिए कि क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार आप थेरेपिस्ट से मिलके भी समस्या का समाधान कर सकते हैं या थोड़ा रिलीफ हमको उससे मिल सकता है। नेक्स्ट, द बी पार्ट, लिस्ट एनी 5 साइन दैट विल मेक यू सजेस्ट दैट अ 1 year old में है विजिबल इम्पेयरमेंट। आपको ये बताना है कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट, जिससे हमको ये पता चले कि कोई 1 साल का बच्चा जिसको देखने से संबंधित समस्या का समाधान, समस्या से को सफ़र कर रहा है, वो समस्या उसको है, तो कौन कौन से साइन हो सकते हैं। पहला, लेकिन आई कांटेक्ट, वो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से। डिफ़िकल्टी ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं कर पा रहा, जब आप दे रहे हो तो पकड़ नहीं पा रहा है, वो जाके खेल रहा है तो पकड़ नहीं पा रहा है, वो उसकी ओर जा नहीं पा रहा है, तो मतलब उसको विजिबल दिक्कत है, आंखों से रिलेटेड दिक्कत है ना। फिर स्क्रीनिंग और ब्लिंकलिंग, आंखों में का फड़फड़ाना, छोटे छोटे कर लेना, आंखों को सिकुड़ लेना, अगर ऐसा कर रहा है इट मीन्स, या रब कर रहा है, आंखें लाल हो जाना, तो भी समस्या है। फिर लिमिटेड इंटरेस्ट इन विजुअल स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई, जब हम उसको लाइट से संबंधित कोई कलर, लाइट, विजुअल स्टिमुलेट दे रहे हैं, टॉयज़ के थ्रू भी है, देखा है आपने कि कोई लाइट जलने वाले टॉय होते हैं, बच्चे उनसे बहुत अच्छे से खेलते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं खेल पा रहा है, इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसको विजुअल प्रॉब्लम है। डिलेइंग माइलस्टोनिंग, मतलब कि उसको विज़न से रिलेटेड समस्या है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, तो मतलब ये है कि 1 साल का बच्चे को कुछ ना कुछ विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में हमको जल्दी ही आई स्पेशलिस्ट चेकअप करा के बच्चों को एग्ज़ामिन कराना चाहिए उसकी आँखों का, ताकि जल्दी से, जितनी जल्दी हम एग्ज़ामिन कराएंगे उतनी जल्दी हम बच्चों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चे से बच्चे संवाद से आप क्या समझते हैं। स्टेट एनी वन मैसेज दैट यू कैन कन्वे यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, आप ऐसा कोई मैसेज बताइए एक, जिससे आप किस मैसेज के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा एक मैसेज बताना है आपको।
तो चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी जो होती है वो कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है बच्चों की। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बात किसी बच्चे को सिखाना है, किसी क्लास के बच्चों को सिखाना है, तो आप ना बच्चों के ग्रुप्स को सिखा दीजिए। तो क्या होगा ना कि बच्चे एक दूसरे को भी सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं, साथ में एक दूसरे को देख के सीखते भी हैं, और घर तक भी वो मैसेज लेके जाते हैं, और अपने अपने दोस्त को, अपने पीयर ग्रुप को, अपने साथ में खेलने वाले बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे हमने सिखा दिया बच्चों को कि जब जब भी हम रोड में चलते हैं तो हमें रेड लाइट देख के रुकना है, तो ये बच्चे घर जाके भी सिखाएंगे, अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। हैंड वॉश करना सिखा रहे हैं, हम जो भी चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं कि खाने के पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, कुछ भी खाने के पहले, वॉशरूम जाओ तो हैंड वॉश करना चाहिए, पानी डालना चाहिए, जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, रोज़ प्रेयर करना चाहिए। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो ये मैसेज भी हम पेरेंट्स को दे सकते हैं, या ये एक मैसेज है, ठीक है। वाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्ले रोल प्ले और स्टोरी एज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? इन दो के आपको एडवांटेजेस बताना है। तो रोल प्ले का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा इंगेजमेंट, बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग, समझने में मदद मिलती है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करने में मदद मिलती है। इम्पैथी, बच्चे जो है सहानुभूति वाला बिहेवियर बच्चों के अंदर आने लगता है। फिर क्रिएटिविटी, बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव बनते जाते हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग से क्या होता है ना, बच्चों में लर्निंग आती है। कहानी से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, वैल्यूज़ सीखते हैं, क्योंकि हर कहानी के अंत में हम बच्चों को कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज़ ज़रूर बताते हैं कि इस कहानी से आप क्या सीखे। तो इस प्रकार से, और फिर कल्चर अंडरस्टैंडिंग भी, कि अलग अलग कल्चर की अलग अलग स्टोरीज होती हैं जिससे हम कल्चर वैल्यूज़ सिखाते हैं बच्चों को। प्रेयर से रिलेटेड, हेल्पिंग से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और इमोशनल अवेयरनेस, जैसे कि हमें सिखाया कि मम्मी की हेल्प करना चाहिए, भाई की हेल्प करनी चाहिए, छोटों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। तो इससे बच्चों में इमोशनल अवेयरनेस भी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले की, ठीक है। सी पार्ट, स्टेट वन मैसेज ईच दैट कैन बी इफेक्टिवली कम्युनिकेट थ्रू अबव मेंशन टू मेथड टू पेरेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन या चाइल्ड, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आप ऊपर दी हुई है ना, जैसे ऊपर कौन सी मेथड, रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग से आप पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, पेरेंट्स को हम क्या समझा पाएंगे कि इससे क्या बेनिफिट्स है। तो पहला कि रोल प्ले से ये मैसेज मिलता है कि रोल प्ले से क्या होता है, बच्चे रोल प्ले करेंगे तो बच्चे अपने घर में जाके भी वही चीज़ें करते हैं, ठीक है। शेयरिंग करना सीखते हैं, केयरिंग करना सीखते हैं, स्नैक्स शेयरिंग करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, हेल्प करना सीखेंगे। यही वैल्यूज़ बच्चे घर में भी करते हैं, तो ये एक चीज़ सीखेंगे बच्चे, ठीक है। दूसरा, स्टोरीज से क्या होता है कि बच्चे, हर स्टोरीज से क्या होता है, बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। हर स्टोरी में एक एंड में एक नई चीज़ें होती है कि हैप्पी एंडिंग होती है। ये एंडिंग में आप देखते हैं कुछ ना कुछ मोरल निकल के आता है, कुछ वैल्यूज़, कुछ कस्टम्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, अलग अलग सोसाइटी से, क्योंकि हम उनसे रिलेटेड कहानियाँ ही सुनाते हैं। तो क्या होगा कि ये बच्चे घर में जाके भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं, और ये पेरेंट्स भी समझ पाएंगे कि बच्चे स्टोरी के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what are the difficulties that prevent effective implementation of the ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, पॉइंट टू पॉइंट एक बार दिखा देती हूँ आपको कि जो ICDS प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे इंडिया में, उनमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज बताया था मैंने कल भी आपको प्रीवियस पेपर में। फिर ज्योग्राफिकल चैलेंज है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारे देश के अलग अलग है, वहाँ पे रहने वाले लोग अलग अलग है, तो वो समस्या है। लेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है लोगों में, है ना। शॉर्टेज ऑफ स्किल पर्सनल्स, है ना, उसकी भी दिक्कत है, स्किल्ड लोग नहीं है भाई। दूसरी समस्या क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट समस्या है कि न्यूट्रिशनल चैलेंज भी आते हैं, है ना। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की समस्या आती है। ये समस्याओं को मैंने आपको प्रीवियस में भी एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट में या एक एक लाइन में, या वहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख लीजिए, लिखा हुआ है ना। फिर इसके सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, और लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेटिक डिले, ये भी एक समस्या है। इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, बाकी ऊपर के पॉइंट तो आप जानते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान समस्या है ये, ठीक है, जो हमको ICDS में जनरली प्रोग्राम में होती है। क्वेश्चन नंबर B, एक्सप्लेन एनी 2 स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन
मैनेजिंग एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर को चलाने के लिए कौन कौन से 2 मेन स्किल्स होने चाहिए? सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे अलग अलग DEC 1, DEC 2 और DEC 3 सब में ही पूछा जाता है कि कौन कौन से स्किल या कौन कौन से पॉइंट हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर के लिए जो मैनेजर है, जो मैनेजिंग करना है हमको, उसके लिए होना चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट है, किसी 2 को पूछा है तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फिर आपके पास और क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होना चाहिए आपके पास, है ना, रिसोर्सेस होना चाहिए, स्किल तो पता ही है आपको, स्किल्ड होना चाहिए प्रोग्राम के लिए, ठीक है, और पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। सब बहुत सारे पॉइंट है, तो यहाँ 2 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आपको 4 पार्ट दिए होते हैं, कोई 2 आपको करना होता है। हम चारों को बता देते हैं आपको, आप कोई 2 कर लीजिएगा। डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ एनी वन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर यंग चाइल्ड और चिल्ड्रन। आपको एक्टिविटीज़ बताना है ना, एक्टिविटीज़ ऑफ एनी वन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कराई गई किसी एक एक्टिविटी के बारे में बताना है ना। तो चाइल्ड सुपरविज़न, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सोशल इंटरेक्शंस, न्यूट्रिशन, नैप टाइम एंड रेस्ट, पेरेंट कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड हाइजीन। ये ढेर सारे पॉइंट हैं जो कहाँ किस पे ध्यान, एक्टिविटीज़ हैं जो किसी यंग बच्चे के साथ जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना होता है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद है फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ सेरिब्रल पाइसी। ये पिछले क्वेश्चंस में हमने करे हुए हैं कि आप कैसे किसी बच्चे को सेरिब्रल पाइसी मतलब पूरी बॉडी में डिसेबिलिटीज़ होती है अलग अलग चीज़ों में, मसल्स में, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ब्रेन से रिलेटेड। तो इसको आप फॉस्टरिंग कैसे करेंगे? तो अर्ली इंटरवेंशंस जल्दी पता लगा लेने से, फिर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, बच्चे को इंडिविजुअल सपोर्ट करिए, मोबिलिटी एड्स, ऐसे एड्स जो मोबाइल हो, जो यहाँ से वहाँ ले जा सकें, ऐसे, है ना, इस टाइप की चीज़ों का उपयोग करिए। एजुकेशनल सपोर्ट, आपको उसको एजुकेशनल सपोर्ट करना है। रेगुलर मेडिकल केयर करना है। रेगुलर इमोशनल सपोर्ट, उसको भावनात्मक तरीके से भी हमें सपोर्ट करना है। फिर एंकरेज इंडिपेंडेंस, उसको स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहित करिए। फिर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक तरीके से हमको क्या करना है, उससे संबंध स्थापित करना है ताकि वो अच्छा बिहेव करे, उसको लगे कि हाँ मैं भी सामान्य लोगों के जैसे ही हूँ। और एडवोकेसी फॉर द चाइल्ड राइट्स एंड उसके जो राइट्स जो हैं, जो भी उसके रूल्स एंड राइट्स हैं वो उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट है फीचर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के फीचर्स बताना है। तो बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन मतलब ऐसे बच्चे जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो IEP आप जानते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्लान। इसके अंतर्गत अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं जो हम अलग अलग प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चों को सिखाते हैं। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्किल्ड, सबसे पहले स्किल्ड होना ज़रूरी है, ठीक। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और लिखना है इसी के बारे में। एनी 5 यूनिक फीचर्स ऑफ मोबाइल क्रेसेस, जो घूम घूम के हम बच्चों को अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आपको 5 यूनिक फीचर्स बताना। सबसे बड़ी मोबिलिटी, बच्चे कहीं पर भी हैं उनको सुविधाएं मिल रही है। वन साइड अवेलेबिलिटी, जहाँ हैं बच्चे ऑन साइड, है ना, जिस साइड में है, वन साइड नहीं ऑन साइड, है ना, तो वहाँ उनको फैसिलिटी मिल रही है। अर्ली एजुकेशन, नरिशमेंट, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, वो सब मिल रही है। चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस, उनके चाइल्ड डेवलपमेंट में फोकस हो रहा है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एज एप्रोप्रिएट उनको एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। फिर हेल्थ केयर सपोर्ट मिल रहा है उनको, और फ्लेक्सिबल आवर्स, है ना, वो जो जब भी जितने भी समय उनको मिल पा रहा है, जिस भी समय, उस समय उनको क्या किया जा रहा है कि हम सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ जाकर। तो उनके जो माँ हैं जो काम कर रही है, उनको अव्यवस्था नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही उनके बच्चों को हो रही है। तो ऐसा होता है मोबाइल सर्विस, ये भी ICDS के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे अलग अलग लोगों ने बहुत सारे काम किए। इस प्रकार से ये एक पेपर है जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो आप ऐसे ही पेपर्स को अच्छे से शॉर्ट नोट बना लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बार बार लगातार कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होएंगे भी, है ना। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज़ में। अभी एक वीडियो और आएगा, उसके बाद आपके पेपर हैं, जो DEC 3 का पेपर 10 तारीख को है। तब तक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार देखिए पेपर को, बार बार वीडियोस देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और एग्ज़ाम्स के दौरान आप अपने व्यूज़ भी वहाँ ऐड करिएगा,
अपने पॉइंट्स ऐड करिएगा, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, पेपर पढ़ के सबसे पहले स्ट्रेटेजीज़ बनाइएगा, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन करना है और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपको एक ही आंसर शीट मिलती है, उसमें जितने पेज हैं आपको उतने में ही सारा करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, एक और वीडियो आएगा, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, ताकि आपके पेपर अच्छे जाएँ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड